नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का नोट्स वाला पर। दोस्तों जैसे कि आपको पता है हमने बीएससी फोर्थ सेम केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 3 कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टार्ट कर रखी है। इसमें आज हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एंड वीक लिगेंड्स के बारे में सबसे पहले, उसके बाद हम देखेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को। सबसे पहले दोस्तों स्ट्रॉन्ग एंड वीक लिगेंड्स क्या होते हैं। स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स विल पेयर अप द इलेक्ट्रॉन ऑफ द आउटर सबशेल व्हाइल वीक लिगेंड्स आर नॉट कैपेबल टू डू सो। मतलब जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं, हमने पहले पढ़ा था लिगेंड्स क्या होते हैं, उनको हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड तब कहेंगे जब वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कॉम्प्लेक्स आयन के उसको पेयर अप कर देते हैं, तब हम उनको कहेंगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। अगर वो पेयर अप नहीं कर पाते हैं इलेक्ट्रॉन्स को तो उनको कहेंगे वीक लिगेंड्स। द लिगेंड्स आर क्लासिफाइड एज वीक या स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स टू स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मतलब इनको हम स्पेसिफाई करते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से कि कौन स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा और कौन वीक लिगेंड होगा। ये देखिए दोस्तों, जो इस साइड लिगेंड्स लिखे हुए ये होंगे हमारे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, इसके बाद इस साइड वाले वीक लिगेंड्स होंगे। NH3H2O मेनली न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड दोस्तों कोबाल्ट, उसके बाद Cn नेगेटिव, उसके बाद NO2 नेगेटिव। और वीक लिगेंड में हमारे पास आते हैं नोबल गैसेज आती है ज़्यादातर, उसके बाद NO3 नेगेटिव, SCN नेगेटिव, OH नेगेटिव, ये सारे वीक लिगेंड्स होते हैं। अब हम देखेंगे दोस्तों वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब है दोस्तों वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब ये हमें इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बताता है मॉलिक्यूल्स का। इसकी कुछ अजम्पशंस थी दोस्तों। सबसे पहले हम इसकी अजम्पशंस देखेंगे, फिर इसके हिसाब से हम देखेंगे कैसे किसी भी स्ट्रक्चर को हम डिफाइन कर सकते हैं। मेन assumptions of valence bond theory are the central metal atom or ion in the complex make available a number of empty orbitals for the formation of coordinate bond with suitable ligands। मतलब जो हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम होता है कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर, वो क्या करता है, अवेलेबल करता है कुछ एम्प्टी ऑर्बिटल्स को, ताकि वो क्या कर सके, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सके लिगेंड्स के साथ। ये इसकी पहली अजम्पशन थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। अब देखिए दोस्तों सेकंड अजम्पशन है the appropriate atomic orbitals of the metal hybridize to give a set of new orbitals of equivalent energy called hybrid orbitals। मतलब जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं मेटल के, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल तब कहलाएंगे जब वो हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, न्यू ऑर्बिटल्स देंगे जो हमें जो इक्विवेलेंट एनर्जी के ही होंगे, तब हम उनको कहेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। थर्ड अजम्पशन है द डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन द हाइब्रिडाइजेशन में बी आइदर इनर n-1 d ऑर्बिटल्स या आउटर n d ऑर्बिटल्स। मतलब जो d ऑर्बिटल्स होंगे हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, उनको हम इनर d ऑर्बिटल्स भी कह सकते हैं या आउटर d ऑर्बिटल्स भी कह सकते हैं। मतलब इन में से कोई ही एक मिलेगा हमें। फोर्थ है ईच लिगेंड हैज एटलीस्ट वन ऑर्बिटल कंटेनिंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब हर एक लिगेंड के पास कम से कम एक ऑर्बिटल ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर लोन पेयर हो इलेक्ट्रॉन्स के। फिफ्थ अजम्पशन है दोस्तों द एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ मेटल आयन ओवरलैप विद द फील्ड ऑर्बिटल ऑफ द लिगेंड टू फॉर्म अ कोवेलेंट सिग्मा बॉन्ड। मतलब जो एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे मेटल आयन के और जो फील्ड ऑर्बिटल्स होंगे लिगेंड के, वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे और कोवेलेंट सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। ये लिगेंड है, ये मेटल है, इनके बीच में मतलब बॉन्ड बनेगा। In addition to a sigma bond, there is also a probability of pi bond provided suitable orbitals are available on the metal atom and the ligands। सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ पाई ऑर्बिटल्स यानी कि पाई बॉन्ड भी बन सकता है एटम्स या ऑर्बिटल्स के बीच में। अब हम देखेंगे एग्जांपल्स वीबीटी के हिसाब से हम कैसे किसी भी मॉलिक्यूल को डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले एग्जांपल है दोस्तों हमारे पास क्रोमियम NH3 और पूरे के ऊपर +3 चार्ज है। इसमें सबसे पहले में क्या करनी होती है दोस्तों, ये जो यहाँ हमारे पास मेटल आयन इसकी में निकालनी होती है कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 है। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों अमोनिया जो है, अमोनिया के पास 0 चार्ज होता है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर जो आएगा क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन आ जाएगी +3, क्योंकि इसके ऊपर +3 चार्ज और जो NH3 के पास चार्ज होता है वो 0 होता है, तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन +3। अब क्रोमियम की ये हमें लिखनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन 18, उसके बाद 3d5 4s1, 24 नंबर पर आता है क्रोमियम, तो दोस्तों ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या है, +3 है, तो +3 यानी कि इसमें से हम क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देंगे। 3 इलेक्ट्रॉन्स पहले तो S में से एक निकलेगा, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे D में से,
और उसके साथ अब क्या होगा, इसके साथ NH3 को हम इसके साथ मतलब इसके साथ कॉम्प्लेक्स आयन बनाएंगे NH3 का क्रोमियम के साथ। तो ये मेरे पास क्रोमियम है, ये NH3 है, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसके लिए अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसे फिल हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। मतलब 3D के अंदर तो 3 इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ पर। अब हमारे पास जो अमोनिया है यहाँ पर क्या है, वीक लिगेंड है। वीक लिगेंड है तो ये इलेक्ट्रॉन्स, ये जो हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, ये पेयर अप नहीं होंगे, ये एज इट इज़ रहेंगे। और उसके बाद जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 6 अमोनिया है, तो हर एक जो ऑर्बिटल होगा एम्प्टी, उसके अंदर एक अमोनिया आ जाएगा, नेक्स्ट के अंदर एक अमोनिया आ जाएगा। इस प्रकार से 6 ऑर्बिटल्स। 2 ऑर्बिटल्स तो होंगे हमारे पास डी के, एक होगा एस का और 3 होंगे पी के। तो इस प्रकार से हमारे पास टोटल 6 ऑर्बिटल्स आ जाएंगे और इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी हमारे पास D2sp3। इसमें देखिए दोस्तों, ये जो कॉम्प्लेक्स बना है इसके अंदर ये जो 3D ऑर्बिटल्स का यूज हुआ है, तो इसको हम कहेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर 4p के बाद जो 4d आएगा, अगर उनका यूज करते हम हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, तो उनको कहते हैं हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। जैसा कि दोस्तों ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन है D2sp3। अगर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो आपको पता होगा इसकी शेप होगी ऑक्टाहेड्रल। और इसके पास जैसे कि यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये पैरामैग्नेटिक होगा नेचर में, तो मैग्नेटिक नेचर होगा इसका पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्यों है, क्योंकि इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल है कोबाल्ट का। कोबाल्ट NH3 6 और पूरे के ऊपर +3। यहाँ पर कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 27। इसकी ये हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑक्सीडेशन फिर से यहाँ पर जो कोबाल्ट की होगी वो भी +3 होगी, क्योंकि अमोनिया के पास 0 चार्ज होता है। तो कोबाल्ट को हम +3 ऑक्सीडेशन में ऐसे लिख सकते हैं, मतलब इसमें से क्या होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाएंगे, तो 2 तो जाएंगे S के, एक जाएगा D का, तो 3D6 4S0। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि अमोनिया यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, वैसे तो अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड होता है, लेकिन ये कुछ मेटल्स के साथ स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करता है, उनमें से कोबाल्ट एक है। तो यहाँ पर अगर ये स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप कर देगा। पेयर अप करने के बाद यहाँ पर 6 अमोनिया है हमारे पास, तो एक एक अमोनिया यहाँ पर फिल हो जाएगा जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स है कोबाल्ट के। तो इस प्रकार से इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी D2sp3 हो जाएगी। बस इसमें फ़र्क ये है दोस्तों, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयर अप है, और जो पिछला जो एग्जाम्पल था उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स थे। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो इसकी वजह से ये डायमैग्नेटिक होगा नेचर में। बाकी हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 रहेगी, शेप ऑक्टाहेड्रल रहेगी, और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है ये भी। देखिए दोस्तों, अमोनिया जो होता है हमारे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह एक्ट करेगा जब हमारे पास कैडमियम, कोबाल्ट, आयरन और कॉपर, यानी कि ये अगर 4 एलिमेंट्स, जो डी ब्लॉक के जो 4 एलिमेंट्स अगर ये आते हैं हमारे पास कॉम्प्लेक्स आयन के, तब आपको अमोनिया को क्या करना है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड मानकर उसके इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप कर देना है, वरना जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अनपेयर्ड रहेंगे। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में क्या होती है, हमारे पास हाई स्पिन होती है, और जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होती है उनकी लो स्पिन होती है। अब जिस प्रकार से पिछले एग्जाम्पल में किया था हमने, यहाँ पर हम करेंगे FeCN6 और पूरे के पास -3। सबसे पहले आपको वही करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट जिस भी एलिमेंट की आप निकालो उसको x मानना है। यहाँ पर आयरन की निकालनी है तो आयरन की यहाँ पर x मानेंगे। Cn के पास -1 चार्ज होता है, अगर यहाँ पर 6 Cn है तो -6 हो जाएगा। इक्वल टू में रखेंगे ऊपर जो चार्ज है, ऊपर -3 चार्ज है तो इक्वल टू के उस साइड -3 चार्ज है। अभी -6 उस साइड जाके +6, x = 3, यानी कि आयरन यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन ये हो जाएगी। Fe3 पॉजिटिव के केस में हाइब्रिडाइजेशन 3D5 4S0, क्योंकि जो 3 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे सबसे पहले तो 4s के अंदर से निकलेंगे, फिर एक निकलेगा D के अंदर से। तो अब इसके साथ लिगेंड अटैच होंगे, 6 Cn मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे, तो यहाँ पर इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी D2sp3। और हमारे पास यहाँ पर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन्स भी बच जाएगा। Cn यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये पेयर अप कर देगा इलेक्ट्रॉन्स को। वही सेम केस है, D2sp3 है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक है, शेप ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट केस है यहाँ पर FeH2O6 3 पॉजिटिव। H2 हमारे पास वीक लिगेंड होता है तो पेयर अप नहीं होगा, ये आप देख लेना। इसके बाद किया था स्ट्रॉन्ग एंड वीक लिगेंड, इसको पढ़ लिया था हमने। अब नेक्स्ट दोस्तों निकिल का। निकिल के लिए भी आपको एटॉमिक नंबर याद रखना है। पहले सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे यहाँ पर निकिल की। सेम Cn लिगेंड है यहाँ पर, अब की बार 4 Cn के मॉलिक्यूल्स है। Cn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा यहाँ पर, तो इसका एटॉमिक नंबर 28 होता है। तो यहाँ पर निकिल +2 के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे D के अंदर, क्योंकि सबसे पहले निकलेंगे S के 2 इलेक्ट्रॉन्स।
निकिल CN4 पूरे के ऊपर -2, इसकी हाइब्रिडाइजेशन अगर की बात करूं तो DsP2 हो जाएगी। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है तो सेफ हो जाएगी दोस्तों, स्क्वायर प्लेनर, और मैग्नेटिक नेचर होगा डायमैग्नेटिक, क्योंकि कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास। अब नेक्स्ट जो केस है NiCO4, यहाँ पर जो हमारे पास ये निकिल है ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसको आप देख लीजिएगा, बहुत आसान है, जैसा किया था हमने वैसा ही इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगी, सेफ टेट्राहेड्रल, मैग्नेटिक नेचर डायमैग्नेटिक ड्यू टू अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। अब जो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी हमने कर ली थी, इसकी कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस क्या है? इट प्रोवाइड्स ओनली क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन फॉर कॉम्प्लेक्सेस, मतलब ये क्वालिटेटिव यानी कि ये क्या करता है, हाइब्रिडाइजेशन, शेप, मैग्नेटिक नेचर, यही प्रॉपर्टी बता पाता है, क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सेकंड है डज नॉट एक्सप्लेनेशन द कलर एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। सेकंड इंपॉर्टेंट लिमिटेशन इसकी है कि ये कलर नहीं बता पाता, मतलब जो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है इनका कलर क्या होगा, ये बताता है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। थर्ड लिमिटेशन है द थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन दैट वाई सम मेटल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द सेम मेटल आयन इन ए पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट आर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड सम आर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। मतलब ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स को डिफरेंशिएट नहीं कर पाई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब इसके बाद देखेंगे इसकी 2-3 लिमिटेशंस और है, उनको और देख लेते हैं। दोस्तों इसकी फोर्थ लिमिटेशन क्या है? इट डज नॉट प्रिडिक्ट द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कॉम्प्लेक्स, मतलब स्टेबिलिटी को क्या नहीं कर पाए, ये अच्छे तरीके से प्रिडिक्ट नहीं कर पाए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। फिफ्थ है इट डज नॉट एक्सप्लेन दी वेरिएशंस ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज विद टेम्परेचर, मतलब जो मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज होती है वो टेम्परेचर के साथ वेरी करती है, उसको भी ये बता नहीं पाया। द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डज नॉट प्रिडिक्ट वेदर दी CN कॉम्प्लेक्स विल बी स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल, मतलब जो हमारे पास CN4 जो कॉम्प्लेक्स होगा वो टेट्राहेड्रल होगा या स्क्वायर प्लेनर होगा, ये अच्छे से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी प्रिडिक्ट नहीं कर पाई थी। लास्ट है द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डज नॉट टेल अस व्हाई वाटर एंड हैलाइड आयन कॉमनली फॉर्म हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स व्हाइल CN आयन फॉर्म लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, मतलब CN तो हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है और जो वाटर होता है वो बनाता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो ये क्यों बनाते दोस्तों, इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब इसके बाद में कुछ नोमेनक्लेचर यानी कि नेम देने आ सकते हैं आपके पेपर में, ये कुछ लिखे हुए PDF में, आप इनको देख लीजिएगा। इसी के साथ हमारी थर्ड यूनिट जो है दोस्तों पूरी होती हुई। कल हम करेंगे इसकी फोर्थ यूनिट। तो ठीक है गाइज, ये जो नोट्स जिनसे आपको मैं अभी पढ़ा रहा था ये आपको PDF में मिल जाएंगे, जो कि आपको पिन्ड कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे।